चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का प्रैक्टिस बैच की नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आज हम लोग बेटा रिवाइज करने जा रहे हैं इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ठीक है, छोटा टॉपिक है, सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है गिफ्ट वाले प्रोविजन में, जब वो आएगा तो उस पर डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे और जल्दी से इस चैप्टर को ओवर करते हैं। माई टारगेट इज कि हम आज ही स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी वाइंड अप कर दें। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस आपका फिफ्थ हेड ऑफ इनकम है। इसका बेसिस ऑफ चार्ज है सेक्शन नंबर 56। बेसिस ऑफ चार्ज क्या कहता है? कोई भी इनकम अगर किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली फॉल करेगी अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इसीलिए अदर सोर्सेस को रेसिडुअल हेड भी बोला जाता है कि इनकम अगर पहले 4 हेड में नहीं जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेस। फॉर एग्जांपल, आप कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं और वहां से आप 5 करोड़ रुपए जीत के आते हैं, तो ये जो विनिंग है आपकी, ये कैजुअल इनकम है, ये अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है। आपके पास एफडी है, उस पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये इंटरेस्ट इनकम पहले 4 हेड में नहीं जाती, ये ऑटोमेटिकली कहां पर फॉल करती है? अंडर द हेड अदर सोर्सेस में फॉल करती है। और एग्जांपल इसके क्या है? डायरेक्टर की फीस, अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी में और आपको वहां से फीस मिल रहा है तो दैट फीस इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड। एमपी एमएलए को सैलरी मिल रही है तो ये सैलरी हेड में नहीं जाती है। एमपीज और एमएलए की जो सैलरी होती है वो अंडर द हेड अदर सोर्सेस में आती है। आप वेकेंट लैंड को किराए पे देते हो तो इसका रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे बिल्डिंग की रेंटल इनकम कवर है। वेकेंट लैंड की रेंटल इनकम आपके पास कहां आ जाएगी? अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अगर आप सब लेटिंग करके रेंटल इनकम कमाते हो तो ये हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पे ओनर ने जो रेंटल इनकम कमाई होती है वो आती है। अगर टेनेंट ने प्रॉपर्टी सबलेट करके कोई पैसा कमाया है तो वो इनकम आपकी कहां पर आ जाएगी? अंडर द अदर सोर्सेस। सिमिलरली आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, एफडी का हो सकता है, डिबेंचर्स का हो सकता है, बॉन्ड का हो सकता है, सेविंग डिपॉजिट का हो सकता है, टर्म डिपॉजिट का हो सकता है, कहीं से भी इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट आपके लिए अदर सोर्सेस की इनकम है। रॉयल्टी आप कमा रहे हो तो ये भी आपके लिए अदर सोर्सेस का इनकम है। राइट? अच्छा, फॉलोइंग इनकम्स आर ऑलवेज चार्ज अंडर दिस हेड। अदर सोर्सेस के अंदर ही हमेशा गिफ्ट आता है, डिविडेंड आता है, लॉटरी इनकम आती है, प्लांट का रेंट आता है, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस आती है। रेस हॉर्सेस के अलावा अगर और कोई एनिमल आप ओन एंड मेंटेन कर रहे हैं तो वहां से जो भी इनकम होगी दैट इनकम विल फॉल अंडर द हेड पीजीबीपी। राइट? तो अगर आपके पास रेस एनिमल्स हैं, आपके पास रेस बुल्स हैं, तो वो रेस एनिमल्स और रेस बुल्स जो हैं वो आपके अदर सोर्सेस में नहीं आएंगे, वो पीजीबीपी में जाएंगे। लेकिन अगर रेस सोर्सेस को ओन एंड मेंटेन कर रहे हो तो वो आपके लिए अदर सोर्सेस में कवर होंगे। सौरभ पूछ रहा है डायरेक्टर को अलाउंस मिल रहा है तो कहां जाएगा? किस बात का अलाउंस मिल रहा है ये बताइए सर। सेक्शन नंबर 57, अमाउंट एक्सप्रेसली अलाउड एज डिडक्शन। सेक्शन 56 ने जिन इनकम्स की बात करी है जो आपकी अदर सोर्सेस में आएंगी, उन इनकम में से खर्चे आपको अलाउ होंगे सेक्शन 57 में। सेक्शन 57 कहता है कि अगर आपने सेक्शन 56 में मेंशन्ड इनकम को अर्न करने के लिए कोई भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया है तो उस खर्चे को आपको अलाउ कर दिया जाएगा while computing the income under the head other sources. फॉर एग्जाम्पल, आपने डिबेंचर्स खरीदे रिलायंस कंपनी के 10 लाख रुपए के, और ये 10 लाख रुपए आपने लोन पे लिए थे और उस लोन पे आपको 5% का इंटरेस्ट देना है। तो 10 लाख पे 5% का अगर इंटरेस्ट निकालते हो तो 50,000 का इंटरेस्ट आता है। तो जितना भी आपको डिबेंचर से इंटरेस्ट आया वो आपके लिए इनकम। इस इनकम में से आप क्या करेंगे? 50,000 का जो लोन का इंटरेस्ट है वो आप माइनस कर दोगे। आपने लोन से पैसा उठाया और उस पैसे को डिबेंचर्स पे इन्वेस्ट किया। डिबेंचर से जो भी इनकम होगी उस इनकम में से आप क्या करेंगे? लोन का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। सिमिलरली, आपने अपने बैंक को डायरेक्शन दिया कि आप हमारे बिहाफ पे रिलायंस कंपनी से डिविडेंड कलेक्ट करो, आप हमारे बिहाफ पे रिलायंस कंपनी से इंटरेस्ट कलेक्ट करो। तो बैंक जब आपके बिहाफ पे डिबेंचर का इंटरेस्ट, आपके शेयर्स का डिविडेंड कलेक्ट करती है तो बैंक आपसे कलेक्शन चार्जेस लेती है। वो कलेक्शन चार्जेस आपके लिए खर्चा है, तो डिविडेंड इनकम में से, इंटरेस्ट इनकम में से वो कलेक्शन चार्जेस माइनस होंगे। आपका काम है प्लांट एंड मशीनरी को किराए पे देना। प्लांट एंड मशीनरी को आप किराए पे देते हो, रेंटल इनकम वहां से आप अर्न करते हो। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो भी रिपेयर मेंटेनेंस का आप खर्चा करते हो वो आपको अलाउ होगा रेंटल इनकम में से। सिमिलरली, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी आपको अलाउ होगा उसकी रेंटल इनकम में से। ठीक है? कौन कौन सी इनकम्स को स्पेसिफिकली कवर किया गया है अंडर द हेड अदर सोर्सेस? अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है
और उसकी मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिल रही है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है और उसकी मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिल रही है, तो वो मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपकी अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएंगी अगर आपने जो प्रीमियम पे किया है वो 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड से ज्यादा है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपको रिसीव हो रही है, तो ये मैच्योरिटी प्रोसीड्स अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएंगी अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड से ज्यादा। ये 10% की लिमिट 15% कर दी जाती है अगर इंश्योरी हैंडीकैप्ड पर्सन है। ये 10 और 15% की लिमिट 20% कर दी जाती है अगर पॉलिसी 1/4/2012 से पहले इश्यूड है, राइट। अब अगर मान लीजिए इंश्योरी की डेथ हो जाती है और लाइफ इंश्योरेंस का पैसा किसी लीगल हायर को मिलता है, नॉमिनी को मिलता है, तो नॉमिनी के हाथ में मैच्योरिटी प्रोसीड्स हमेशा एग्जेम्प्ट रहेंगी। हम इस केस में प्रीमियम चेक नहीं करेंगे कि वो 10%, 15%, 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड है कि नहीं। अगर पेंशन मिलती है एम्प्लॉय के नॉमिनी को, एम्प्लॉय के लीगल हायर को, तो वो पेंशन उसके लिए अदर सोर्सेस की इनकम होती है। पेंशन अगर एम्प्लॉय को मिलती है तो वो उसके लिए सैलरी हेड की इनकम होती है, राइट। तो पेंशन अगर नॉमिनी को मिल रहा है, लीगल हायर को मिल रहा है, तो वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। और नॉमिनी के लिए एक अमाउंट एग्जेम्प्ट किया गया है, वो क्या है? 1/3 ऑफ द पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लोअर। 1/3 ऑफ द पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 लाख रुपए का पेंशन मिला है, अगर आपको 1 लाख रुपए का पेंशन मिला है तो 1 लाख का 1/3 कितना होता है? 1 लाख का 1/3 होता है 33,333, या फिर 15,000 विच एवर इज लोअर, वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। मतलब 15,000 एग्जेम्प्ट होंगे। लाख रुपए की पेंशन मिली है लेकिन टैक्सेबल पेंशन सिर्फ कितनी निकल कर आएगी? 85,000 रुपीस की। तो 1/3 ऑफ द पेंशन या 15,000 विच एवर इज लोअर, वो सीधे सीधे आपके क्या हो जाते हैं बेटा? वो सीधे सीधे आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। इसके बाद आप रेस हॉर्सेस को ओन एंड मेंटेन करके जो भी पैसा कमाते हैं वो अदर सोर्सेस में आता है। प्लांट एंड मशीनरी को लेट आउट करके जो भी पैसा कमाते हैं वो अदर सोर्सेस में आता है। कैजुअल इनकम कमाते हैं, लॉटरी जीतते हैं, बेटिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं, वहां से जीत कर आते हैं, गेम शो से, कोई भी क्रॉसवर्ड पजल से पैसा जीतते हैं, वो आपके लिए अदर सोर्सेस की इनकम होती है। और आपको अच्छे से पता है कैजुअल इनकम में से कोई भी खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाता है, कोई भी खर्चा अलाउ नहीं किया जाता है। फ्लैट 30% से ये इनकम आपकी टैक्सेबल होती है। इसके बाद अगर आपने कंपोजिट लेटिंग करा है बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी का, मतलब आपने बिल्डिंग के साथ साथ असेट्स को भी लेट आउट किया है, कंपोजिट लेट आउट है, और रेंट को ब्रेक नहीं कर सकते हो दो पार्ट में। आप असेट का रेंट और बिल्डिंग का रेंट अलग अलग नहीं कर सकते। अगर अलग अलग कर सकते हो तो बिल्डिंग का रेंट कहां पर जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। और प्लांट एंड मशीनरी का रेंट कहां पे जाएगा? या तो पीजीबीपी या तो अदर सोर्सेस में। लेकिन अगर बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी के रेंट को अलग अलग नहीं किया जा सकता, बाइफरकेट नहीं किया जा सकता, दोनों का रेंट कंपोजिट है, तो वो कंपोजिट रेंट आपका या तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। इट इज योर विश कि आप उसे कहां पर टैक्सेबल करना चाहते हो। जो भी खर्चे आपने करे होंगे इस कंपोजिट बिल्डिंग और असेट को लेट आउट करने के लिए, जो भी खर्चे आपने करे होंगे वो खर्चे आपको अलाउ किए जाएंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ऑल ऑफ देम, राइट। इसके बाद कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जिनकी वजह से कंपनी चलती है, जिनके जाने से ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है, जो की पर्सनल्स होते हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है। कंपनी उन एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है। कंपनी को इस इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा सेक्शन 36 पीजीबीपी के अंदर अलाउ किया जाता है। मैच्योरिटी प्रोसीड्स अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की एम्प्लॉय को रिसीव होती है तो वो एम्प्लॉय के लिए सैलरी इनकम होती है अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। इसको हम प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी बोलते हैं। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी प्रोसीड्स एम्प्लॉयर को रिसीव होता है तो ये एम्प्लॉयर के लिए पीजीबीपी की इनकम होती है, सेक्शन नंबर 28 बेसिस ऑफ चार्ज में मेंशन है। और अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा नॉमिनी को मिल रहा है, लीगल हायर ऑफ एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो वो उसके लिए अदर सोर्सेस का इनकम बन जाता है।
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, आपने डिबेंचर्स में पैसा ले रखा है, आपने बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा है, तो वहां से जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट आपका या तो पीजीबीपी में चला जाएगा या तो आपके अदर सोर्सेस में आ जाएगा। अगर वो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वो सिक्योरिटीज आपके लिए एज अ स्टॉक इन ट्रेड है तो वो इनकम कहां पर जाएगी? वो इनकम अंडर दैट पीजीबीपी में जाएगी। अगर वो डिबेंचर्स आपके लिए एज अ एसेट है, एज अ इन्वेस्टमेंट है, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट आपको डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में मिलेगा वो अदर सोर्सेस में आएगा। अनडिस्क्लोज सोर्सेस के एग्जांपल क्या है सर? अरे अनडिस्क्लोज सोर्स मतलब तुम बता नहीं पा रहे हो कि पैसा कहां से आ रहा है। तुम्हारे खाते में 10 लाख रुपए दिख रहे हैं और तुम सोर्स डिक्लेयर नहीं कर रहे हो कि 10 लाख रुपए कहां से आया, तो सरकार उसे कहां पे टैक्सेबल कर देगी? अदर सोर्सेस में। जब तुम उसका नेचर नहीं बता रहे हो कि ये इनकम का नेचर क्या है, तो सरकार उसे कहां पे डाल देगी? अदर सोर्सेस में डाल देगी, सिंपल। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलोइंग इंटरेस्ट इनकम्स आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 कौन कौन सा इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पे अगर आपको इंटरेस्ट आता है अप टू ₹3500 तो वो 3500 रुपए तक का इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट है। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो ये 3500 की लिमिट को कितना कर दिया गया है? 7000 कर दिया गया है। लेट सपोज आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आता है लेट सपोज 12,000 रुपए, तो इस 12,000 में से 10 सबसेक्शन 15 में एग्जेम्प्ट कितना है? 3500, यानी कि टैक्सेबल फिगर कितनी निकल कर आएगी? टैक्सेबल फिगर निकल कर आएगी 8500, यानी कि अदर सोर्सेस में आप कितनी इनकम दिखाओगे? अदर सोर्सेस में आप इनकम दिखाओगे अपनी 8500 रुपीस की। बाद में आपको इसी का 80 TTA या 80 TTB के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर एज। राइट, क्लियर, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस स्कीम। अगर आपने पोस्ट ऑफिस का कैश सर्टिफिकेट में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस कैश सर्टिफिकेट पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। पोस्ट ऑफिस के एफडी में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करने वाले जो बॉन्ड्स थे जो सेक्शन 54 EC में पड़े थे, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके जो बॉन्ड्स हैं अगर इनमें पैसा इन्वेस्ट किया है, यहां से इंटरेस्ट आएगा, ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा। आपने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स में पैसा लगाया है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। टैक्स फ्री पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट बॉन्ड, अब नाम ही क्या है? टैक्स फ्री। टैक्स फ्री का मतलब सर यहां से जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, आपको कोई भी टैक्सेस उसके अंदर पे नहीं करने रहेंगे। राइट, तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है पूरे के पूरे अदर सोर्स के अंदर। म्यूचुअल फंड पे इंटरेस्ट आएगा तो यहीं पे टैक्सेबल होगा ना। म्यूचुअल फंड पे इंटरेस्ट आएगा तो आपका अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा बेटा। इंटरेस्ट फ्रॉम यूटीआई, म्यूचुअल फंड्स, वो आपके इसमें ही आते हैं अदर सोर्सेज में। टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, अगर आपको मनी गिफ्ट मिल रहा है, मनी गिफ्ट के अंदर कैश आ जाएगा, मनी गिफ्ट के अंदर चेक आ जाएगा, NEFT, RTGS एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर आपको मनी गिफ्ट मिल रहा है, जी 3500 ईयरली है, अगर आपको मनी गिफ्ट मिल रहा है तो इस केस में चेक किया जाएगा कि आपको साल भर में एग्रीगेट मनी गिफ्ट कितना मिला है। साल भर में एग्रीगेट मनी गिफ्ट कितना मिला है, फोकस कर लीजिएगा वर्ड एग्रीगेट पे। इंडिविजुअल गिफ्ट चेक नहीं करना है, एग्रीगेट गिफ्ट चेक करना है। अगर आपका एग्रीगेट गिफ्ट एक्सीड करता है 50,000 रुपीस को, अगर वो एक्सीड करता है 50,000 को, तो एंटायर आपका जो गिफ्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपका 50,000 एक्सीड नहीं करता, अप टू ₹50,000 है, तो आपका एंटायर गिफ्ट क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपके 5 दोस्तों ने आपको 10-10 हजार रुपए दिए, तो टोटल आपको कितने रुपए मिले? 50,000 रुपए मिले। इस वाले केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, नथिंग इज टैक्सेबल। अब आपके दोस्तों ने आपको 10,001 रुपए का सगन डाल दिया,
तो टोटल आपको पैसा कितना मिला, 50,005 मिल गए। अब ये 50,005 क्या हो जाएंगे, फुल्ली टैक्सेबल। ये नहीं होगा कि 50,000 रुपए माफ कर दिए जाएंगे और 5 रुपए ही टैक्सेबल किए जाएंगे, नहीं। अगर 50,000 एक्सीड कर गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिलता है, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी समझते हो ना, लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, इसके अंदर किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके अंदर किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सेप्ट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को इंक्लूड नहीं करना है, राइट। तो अगर आपको लैंड एंड बिल्डिंग का गिफ्ट मिल रहा है तो उस केस में उसकी क्या चेक करोगे, एसडीवी। अगर तुमको बिना कंसीडरेशन के मिला है, बिना कंसीडरेशन के मिला है और उसकी एसडीवी एक्सीड कर रही है 50,000 को, अगर यस हो जाता है तो उस केस में आपकी जो एसडीवी होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी एज अ गिफ्ट। और अगर एक्सीड नहीं कर रहा है तो उस केस में आपका कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम एग्रीगेट नहीं देखते हैं, यहां पर हम इंडिविजुअल गिफ्ट देखते हैं, यहां पर हम इंडिविजुअल गिफ्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अंकित को उसके दो दोस्तों ने गिफ्ट दिया, अंकित को उसके दो दोस्तों ने गिफ्ट दिया। एक दोस्त का नाम था सी ने उसको लैंड गिफ्ट किया, सी ने उसको लैंड गिफ्ट किया, उस लैंड का एसडीवी था 40,000। और एक दोस्त था उसका डी ने भी उसको लैंड गिफ्ट किया और उस लैंड का एसडीवी था 60,000। तो इस केस में जो सी से गिफ्ट मिला है मेरे बच्चे, इस केस में जो सी से गिफ्ट मिला है मेरे बच्चे, वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जो गिफ्ट हमको डी से मिला है वो गिफ्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम एग्रीगेट चेक नहीं करते, हम इंडिविजुअल गिफ्ट को चेक करते हैं। क्लियर। अब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने एक्वायर करी है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने एक्वायर करी है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए, तो दो कंडीशंस आपको पूरी करनी है, देन ओनली आपका गिफ्ट टैक्सेबल होगा। दो कंडीशंस आपको पूरी करनी है, देन ओनली आपका गिफ्ट टैक्सेबल होगा। पहली कंडीशन, आपकी जो एसडीवी है वो कंसीडरेशन पेड के 110% से ज्यादा होनी चाहिए। आपकी जो एसडीवी है शुड बी मोर देन 110% ऑफ कंसीडरेशन पेड। एंड सेकेंडली, जो डिफरेंस है बिटवीन एसडीवी एंड कंसीडरेशन, मतलब जो इनएडिक्वेट अमाउंट है आपकी, जो इनएडिक्वेट अमाउंट है आपकी, वो 50,000 रुपए एक्सीड करनी चाहिए। बोले तो लेट्स से आपने एक लैंड परचेस किया, आपने एक लैंड परचेस किया रुपीस 9 लाख पे, ये कंसीडरेशन पेड है आपका। और इस लैंड की एसडीवी, इस लैंड की एसडीवी लेट्स सपोज है 12 लाख रुपए। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, एसडीवी शुड बी मोर देन 110% ऑफ कंसीडरेशन पेड। तो जरा चेक करिए, एसडीवी 12 लाख है और 110% ऑफ कंसीडरेशन 9,90,000। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। डिफरेंस बिटवीन एसडीवी एंड कंसीडरेशन पेड शुड बी मोर देन 50,000। एसडीवी है 12 लाख, आपने कंसीडरेशन दिया है 9 लाख, 12 लाख माइनस 9 लाख 3 लाख होता है और 3,50,000 रुपए से ज्यादा होता है। ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो इस केस में आपका गिफ्ट टैक्सेबल होगा। और गिफ्ट कितना टैक्सेबल होगा, गिफ्ट कितना टैक्सेबल होगा, जितना आपका इनएडिक्वेट अमाउंट होगा। इनएडिक्वेट अमाउंट कितना है, इनएडिक्वेट अमाउंट है 3 लाख रुपए का। इनएडिक्वेट अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपए का, राइट। क्लियर। अब रिसिपिएंट के हाथ में 3 लाख रुपए का गिफ्ट टैक्सेबल हो गया। रिसिपिएंट के लिए इस लैंड का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, रिसिपिएंट के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड क्या हो जाएगा, 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए। ऑलरेडी ये चीज कैपिटल गेन में अच्छे से डिस्कस करी है हम लोगों ने।
ऑलरेडी ये चीज कैपिटल गेन में अच्छे से डिस्कस करी हम लोगों ने। ओके बेटा, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहीं पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है, यहीं पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है। ये जो 110% वाली कंडीशन है, ये जो 110% वाली कंडीशन है, इसको सरकार ने 120% कर दिया है। 110% वाली कंडीशन को सरकार ने 120% कर दिया है। किस केस में? इन द केस ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट, इन द केस ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट। ठीक है, ये रेसिडेंशियल यूनिट क्या होनी चाहिए? ये रेसिडेंशियल यूनिट, ये रेसिडेंशियल यूनिट एसआईटी होनी चाहिए फॉर सेलर। ये रेसिडेंशियल यूनिट क्या होनी चाहिए? एसआईटी होनी चाहिए फॉर सेलर। अगर ये रेसिडेंशियल यूनिट एसआईटी है फॉर सेलर, तो इस केस में 120% देखा जाएगा। अगर रेसिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर हुई है 12 नवंबर 20 से लेकर 30 जून 21 के बीच में, 12 नवंबर 20 से लेकर 30 जून 21 के बीच में। अब ये डेट को आप नोटिस करो तो ये पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द कोविड पीरियड है, जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके इमीडिएटली बाद का पीरियड है। अब प्रॉब्लम क्या थी? जो बिल्डर्स थे उनके लिए रेसिडेंशियल यूनिट क्या थी? स्टॉक इन ट्रेड थी। जो बिल्डर्स थे उनके लिए रेसिडेंशियल यूनिट क्या थी? स्टॉक इन ट्रेड थी। कोविड पीरियड के अंदर लोगों के पास से पैसा खत्म हो गया था, इन बिल्डर्स की बिल्डिंग बिक नहीं रही थी, बिल्डर्स के पास भी पैसे की शॉर्टेज थी, तो उनको ऑप्शन दिया गया कि आप सस्ते रेट पे अपनी बिल्डिंग्स को निकालो, सस्ते रेट पे अपनी बिल्डिंग्स को निकालो। तो अगर आप एसडीवी से 20% कम में, एसडीवी से 20% कम में अगर अपनी बिल्डिंग बेचते हो तो 43 सीए अट्रैक्ट नहीं होगा, और यहां पर रिसिपिएंट के हाथ में गिफ्ट के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को। एक बिल्डर है, लेट्स से डीएलएफ की बात कर लेते हैं। डीएलएफ कौन है? डीएलएफ एक बिल्डर है। बिल्डर अपनी बिल्डिंग्स क्या करता है? फ्लैट्स क्या करता है? फ्लैट्स कस्टमर को देता है, फ्लैट्स कस्टमर को देता है। तो जनरली जब बिल्डर ये फ्लैट बेच रहा है, जब बिल्डर ये फ्लैट बेच रहा है तो कितना अलाउड है? कितना अलाउड है? आपका एसडीवी अगर लेस देन और इक्वल्स टू 110% ऑफ कंसीडरेशन है, अगर आपका एसडीवी लेस देन और इक्वल्स टू 110% ऑफ कंसीडरेशन है, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 10% तक का डिफरेंस सरकार एक्सेप्ट करके चलती है। 10% बिलो एसडीवी एक्सेप्टेड। यही तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, यही तो पढ़ा है ना आप लोगों ने। इसके हाथ में क्या लगता है? सेक्शन 43CA। और इसके हाथ में क्या लगेगा? इसके हाथ में लगेगा सेक्शन 56 गिफ्टिंग के प्रोविजन। ये प्रोविजन कब लगेंगे? जब इनएडिक्वेट कंसीडरेशन इन्वॉल्व होगी। जब इनएडिक्वेट कंसीडरेशन इन्वॉल्व होगी तो उस केस में 43CA और सेक्शन 56 अट्रैक्ट होते हैं। जब इनएडिक्वेट कंसीडरेशन होती है तो 43CA और 56 अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपका एसडीवी से 10% से ज्यादा कम सेल्स कंसीडरेशन है, तो उस केस में 43CA क्या बोलता है कि हम एसडीवी को सेल्स कंसीडरेशन मान लेंगे, एसडीवी को आपकी बिजनेस इनकम मानेंगे। और इसके हाथ में बोलता है कि जो डिफरेंस है अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो कस्टमर के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा, कस्टमर के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब क्या है मेरा? लेट्स सपोज फ्लैट का एसडीवी है, फ्लैट का एसडीवी है 12 लाख रुपए और कंसीडरेशन पेड है 10 लाख रुपए। तो सेक्शन 43CA क्या कह रहा है कि आपकी एसडीवी 110% ऑफ कंसीडरेशन पेड से ज्यादा है। आपकी एसडीवी 110% ऑफ कंसीडरेशन पेड से ज्यादा है। एसडीवी है 12 लाख, 12 लाख 11 लाख से ज्यादा है। 11 लाख कहां से आया? कंसीडरेशन पेड का 110%। 12 लाख 11 लाख से ज्यादा है। तो भाई साहब ऐसा है कि हम बिजनेस इनकम कितनी मानेंगे? हम बिजनेस इनकम 12 लाख मानेंगे। अब कस्टमर के लिए, जो बायर है, उसके लिए क्या लग रहा है?
बायर के लिए क्या लग रहा है? बायर के लिए सेक्शन 56 लग रहा है, गिफ्ट के प्रोविजन। बायर के लिए सेक्शन 56 लग रहा है, गिफ्ट के प्रोविजन। दो कंडीशन, एसडीवी 110% ऑफ कंसीडरेशन पेड से ज्यादा होनी चाहिए है। आपका एसडीवी माइनस कंसीडरेशन पेड 50,000 से ज्यादा होना चाहिए है। तो गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा कितनी अमाउंट का? गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा एसडीवी माइनस कंसीडरेशन पेड, यानी कि 12 लाख माइनस 10 लाख, 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। दिस इज द करंट प्रोविजन विच इज गोइंग ऑन। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर रेसिडेंशियल यूनिट सेल करता है बिल्डर, अगर रेसिडेंशियल यूनिट सेल करता है बिल्डर, तो इस केस में हम लिमिट को 120% कर देंगे। हम 10% की लिमिट को बढ़ाकर 20% कर देंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ 110% वी आर नाउ गोइंग टू चेक 120%। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? कि भाई साहब ये जो ट्रांसफर होना चाहिए वो किस पीरियड में होना चाहिए? 12/11/20 से लेकर 30/6/21 के बीच में। 12/11/20 से लेकर 30/6/21 के बीच में बिल्डर ने कस्टमर को ये बिल्डिंग फर्स्ट टाइम अलॉट होनी चाहिए। मतलब फ्लैट तैयार होने के बाद पहली बार अलॉट हुआ है। फ्लैट तैयार होने के बाद ये पहली बार अलॉट हुआ है। और जो कंसीडरेशन इन्वॉल्व है वो अप टू ₹2 करोड़ है। मतलब 2 करोड़ रुपए तक की अगर रेसिडेंशियल यूनिट है, 2 करोड़ रुपए तक की अगर रेसिडेंशियल यूनिट है तो ये 20% की लिमिट लगेगी। अगर 2 करोड़ तक की अगर आपकी कंसीडरेशन है तो ही ये 20% की लिमिट लगेगी। यानी कि अब अगर मैं ये वाले क्वेश्चन को अगर चेक करूं नए प्रोविजन पे, ये वाले क्वेश्चन को अगर मैं चेक करूं नए प्रोविजन पे तो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि सर बिल्डर ने रेसिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर करी है लेट से ऑन 1 मई 21। उसने 1 मई 21 को रेसिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर करी है। इसकी एसडीवी लेट सपोज 1 करोड़ रुपए की है, यहां 12 करोड़ कर देते हैं, नहीं 1.20 करोड़। इसकी एसडीवी 1.20 करोड़ की है। कंसीडरेशन पेड 1 करोड़ का है। कंसीडरेशन पेड 1 करोड़ का है और ये फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे? क्या एसडीवी 120% ऑफ कंसीडरेशन है? क्या एसडीवी मोर देन 120% ऑफ कंसीडरेशन है? आपका एसडीवी 1.20 करोड़ है और कंसीडरेशन का अगर 120% निकालोगे तो वो भी 1.20 करोड़ है। यानी कि आपकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। कंडीशन अगर पूरी नहीं हो रही तो ना तो 43 CA लगेगा और ना ही सेक्शन 56 लगेगा। बात समझा कि नहीं? अब यहां पे 1 करोड़ की जगह अगर मैं 90 लाख कर दूं, 1 करोड़ की जगह अगर मैं 90 लाख कर दूं तो अब क्या होगा? क्या एसडीवी मोर देन 120% ऑफ कंसीडरेशन है? तो 1.20 CR इज मोर देन 120% ऑफ 90 लाख। 90 लाख का 120% कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। द स्टेटमेंट इज ट्रू। 1.20 करोड़ इज मोर देन 1.08 CR। द स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, तो अब क्या होगा? ध्यान से देखना। सबसे पहले सेक्शन 43 CA। बिल्डर के हाथ में बिजनेस इनकम कितनी बनेगी? 1 करोड़ 20 लाख। बिल्डर के हाथ में 1 करोड़ 20 लाख। अब अगर मैं कस्टमर की बात करूं, सेक्शन 56 लगाना है।
कस्टमर के हाथ में सेक्शन 56 लगाना है। एक कंडीशन तो तुमने पूरी कर दी, एक कंडीशन तो तुमने पूरी कर दी, एसडीवी 120% ऑफ कंसिडरेशन है। क्या एसडीवी माइनस कंसिडरेशन 50,000 रुपए से ज्यादा है? क्या एसडीवी माइनस कंसिडरेशन 50,000 से ज्यादा है? द आंसर इज यस। एसडीवी 1.20 करोड़ है, कंसिडरेशन 1 करोड़ है। इट इज मोर देन 50,000। यस। तो अब कस्टमर के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल होगा कितने रुपए का? 20 लाख रुपए। गॉट माय पॉइंट? 3 कंडीशन आपको चेक करनी है। 3 कंडीशन, 3 क्या 4 कंडीशन आपको चेक करनी है। पहली कंडीशन, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है वो क्या होनी चाहिए? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है वो क्या होनी चाहिए? जो सॉरी 30 लाख। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है वो क्या होनी चाहिए? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है वो रेसिडेंशियल यूनिट होनी चाहिए। ये रेसिडेंशियल यूनिट सेलर के लिए क्या होनी चाहिए? ये रेसिडेंशियल यूनिट सेलर के लिए क्या होनी चाहिए? एसआईटी होनी चाहिए। ट्रांसफर किस डेट के बीच में हुआ होना चाहिए? 12/11/20 से 30 जून 21 के बीच में हुआ होना चाहिए। ये ट्रांसफर बाय वे ऑफ क्या होना चाहिए? ये ट्रांसफर बाय वे ऑफ क्या होना चाहिए? फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, मतलब बिल्डिंग बनने के बाद, फ्लैट्स बनने के बाद ये पहली बार अलॉट हुआ है। मतलब कस्टमर फर्स्ट ओनर है फ्लैट का, कस्टमर फर्स्ट ओनर है फ्लैट का। और जो कंसीडरेशन है वो कितनी होनी चाहिए बेटा? और कंसीडरेशन क्या होनी चाहिए? कंसीडरेशन क्या होनी चाहिए? 2 करोड़ की होनी चाहिए। 2 करोड़ की होनी चाहिए। कौन से नोट्स में नहीं है बेटा ये प्रोविजन? इंस्टीट्यूट की किताब उठाओ, मिलेगा उसमें आपको। ठीक है भाई, बढ़ जाऊं आगे। अरे हो ही नहीं सकता यार, यही समरी नोट तो भेजा है मैंने अभी। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन करा तो दिया दोस्त, और कितना स्पेसिफिक कराऊं? ये करा तो दिया मैंने। मॉड्यूल में नहीं है, मॉड्यूल में प्रोविजन है लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है सर? मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आएगा सर? मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ज्वेलरी आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर सिक्योरिटीज आएंगी, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ड्राइंग्स आएंगी, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर पेंटिंग्स आएंगी, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर स्कल्पचर आएगा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आएगा और एनी वर्क ऑफ आर्ट आएगा। बेटा इसके अलावा और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके अलावा और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। मतलब तुम किसी को कपड़े दे रहे हो, किसी को कार गिफ्ट कर रहे हो, किसी को बाइक गिफ्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें गिफ्ट के प्रोविजंस में एप्लीकेबल नहीं होती। ये सारी चीजें गिफ्ट के प्रोविजन में एप्लीकेबल नहीं होती। इनको याद कर लो, ये वही हैं जो कैपिटल गेन में आपने पढ़े थे, ये वही हैं जो आपने कैपिटल गेन में पढ़े थे, राइट। इनका अगर गिफ्ट मिलता है तो ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट में आते हैं, इसके अलावा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट में नहीं आता है, राइट। अच्छा, अगर गिफ्ट आपको मिल रहा है बिना कंसीडरेशन के, अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है बिना कंसीडरेशन के, तो ध्यान से देखिए, आपको चेक करना है एग्रीगेट एफएमवी। मनी के केस में भी आप चेक कर रहे थे एग्रीगेट, मूवेबल के केस में भी आप चेक कर रहे हैं एग्रीगेट, लेकिन इमूवेबल के केस में आप इंडिविजुअल चेक कर रहे थे, आप एग्रीगेट चेक नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आपका अगर एग्रीगेट एफएमवी 50,000 को एक्सीड करता है, आंसर इज यस, तो आपका एग्रीगेट एफएमवी टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर एग्रीगेट एफएमवी 50,000 को एक्सीड नहीं करता है तो उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिला है तो एफएमवी माइनस कंसीडरेशन पेड, कुल मिला के कहने का मतलब इनएडिक्वेट अमाउंट, इनएडिक्वेट अमाउंट, एफएमवी माइनस कंसीडरेशन पेड अगर 50,000 से ज्यादा है, एफएमवी माइनस कंसीडरेशन पेड अगर 50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में आपका गिफ्ट टैक्सेबल होगा।
अदरवाइज आपका गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। सर एफडी अगर गिफ्ट में मिले तो क्या होगा? एफडी अगर आपको गिफ्ट में मिलेगी तो वो मनी गिफ्ट में चली जाएगी। एफडी अगर आपको गिफ्ट में मिलेगी तो वो मनी गिफ्ट में चली जाएगी। ठीक है शिवानी? एवरीवन एवरीवन, एफएमवी माइनस कंसिडरेशन पेड अगर आपका 50,000 से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट फिर अलग से एफडी का, अरे इंटरेस्ट जो आएगा तो वो तो अदर सोर्सेस में वैसे ही जाएगा ना भाई। आज मेरे को एफडी गिफ्ट में दे दी, आप ही ने दी एफडी गिफ्ट में 1 लाख रुपए की, तो ये 1 लाख रुपए की एफडी मेरे लिए अदर सोर्स की इनकम बन गई। अब इस पे इंटरेस्ट तो अगले साल आएगा ना, 8% का इंटरेस्ट आ गया 1 लाख पे, 8,000 रुपए का, तो ये अगले साल के लिए मेरी अदर सोर्स की इनकम बन गई, सिंपल। ठीक है? एक्सेप्शन, कब आपका गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा? कब आपका गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा? जब आपको गिफ्ट रिसीव होता है रिश्तेदार से, जब आपको गिफ्ट रिसीव होता है रिलेटिव से, तो आपका गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। जब आपको गिफ्ट रिसीव होता है विल के थ्रू या फिर इनहेरिटेंस के थ्रू, तब आपका गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। जब आपको गिफ्ट रिसीव होता है इन कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द पेयर, जिसने आपको गिफ्ट दिया है उसकी डेथ हो रही है, उसके बाद आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है ऑन द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, मैरिज के वक्त आपको गिफ्ट मिलता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होता। यानी कल को जो तुम बड़े हो जाओगे, सीए बन जाओगे, तुम्हारी शादी होगी, तो तुमको जब गिफ्ट मिलेगा तो वो गिफ्ट एग्जेम्प्ट रहेगा शादी के वक्त, ठीक है, विवाह के वक्त। अब हम लोग इंडियंस में क्या रिवाज है कि सर दूल्हा दुल्हन को तो गिफ्ट मिलता ही है, लेकिन दूल्हा दुल्हन के पेरेंट्स को भी गिफ्ट मिलता है। तो अगर दूल्हा दुल्हन के पेरेंट्स को गिफ्ट मिल रहा है बच्चों की शादी पे, पेरेंट्स के लिए वो गिफ्ट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बच्चों की शादी पे अगर माता पिता को गिफ्ट मिल रहा है तो माता पिता के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। बच्चों को जो गिफ्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से आपको गिफ्ट रिसीव होता है, स्कॉलरशिप रिसीव होती है, तो वो गिफ्ट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। अब इंडिविजुअल के केस में कौन कौन रिलेटिव हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल के केस में कौन कौन रिलेटिव है, यह समझना जरूरी है। तो लेट्स से हमारा जो असेसी है, हमारा जो असेसी है वो है मिस्टर एक्स, हमारा जो असेसी है वो है मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स से कौन कौन रिलेटिव हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। मिस्टर एक्स से कौन कौन रिलेटिव है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इनकी जो रिलेटिव है वो है मिसेस एक्स। मिसेस एक्स इनकी रिलेटिव है। मिस्टर एक्स के जो भाई और बहन है, जो भाई और बहन है वो रिलेटिव है। भाई की वाइफ भी रिलेटिव है और बहन के हस्बैंड रिलेटिव है। मिसेस एक्स के जो भाई हैं वो रिलेटिव है, उनकी वाइफ रिलेटिव है। मिसेस एक्स की जो सिस्टर है वो रिलेटिव है और उनके हस्बैंड भी रिलेटिव है। मिस्टर एक्स के जो फादर एंड मदर हैं वो रिलेटिव है। फादर एंड मदर के जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं और उनकी जो स्पाउसेस हैं वो रिलेटिव है। मम्मी के जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं और उनके जो स्पाउसेस हैं वो रिलेटिव है। पापा के पापा और उनकी मम्मी, मतलब कि ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर रिलेटिव है। मम्मी के पापा और मम्मी की मम्मी यानी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर रिलेटिव है। रिश्ते याद कर लोगे तो बेहतर रहेगा, ऐसे याद कर लो, पापा मम्मी, चाचा बुआ, चाची फूफा जी, मामा मामी, मासी मौसा जी, ठीक है ना, भाई भाभी, दीदी जीजा जी, ऐसे याद कर लोगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखना है, फादर और मदर के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर रिलेटिव नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर रिलेटिव नहीं है। ठीक है, अब स्पाउस की तरफ आ जाओ। स्पाउस के पापा और मम्मी रिलेटिव है, उनके पापा और मम्मी रिलेटिव है। मतलब मिसेस एक्स के पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी रिलेटिव हैं। फोकस करिए, फोकस करिए।
पेरेंट्स इन लॉ के ब्रदर एंड सिस्टर रिलेटिव नहीं है। पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव है, पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव है, लेकिन आपके पेरेंट इन लॉ के ब्रदर एंड सिस्टर रिलेटिव नहीं है। इसके बाद मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स के जो बेटा और बेटी हैं, मिस्टर एंड मिसेस एक्स के जो बेटा और बेटी हैं वो रिलेटिव हैं, और इनके रिस्पेक्टिव स्पाउसेस भी रिलेटिव हैं। बच्चों के बच्चे मतलब कि ग्रैंड चाइल्ड्स रिलेटिव हैं, और उनके स्पाउसेस भी रिलेटिव हैं। इसको बोलते हैं लीनियन असेंडेंट एंड डिसेंडेंट्स। लीनियन असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स। लीनियन असेंडेंट में 2 जनरेशन ऊपर और लीनियन डिसेंडेंट में 2 जनरेशन नीचे। आदर्श कह रहा है अगर मिसेस एक्स रिलेटिव है, बाबू मतलब मजाक के मूड में हो का? मजाक के मूड में हो का? ये लो, अब ठीक है। आदर्श बाबू अब ठीक है, समझ आ गया क्या कह रहे थे? क्लियर सबको? सबको क्लियर भाई? एचयूएफ में कौन कौन रिलेटिव है? जितने भी एचयूएफ के मेंबर्स हैं, जितने भी आपके एचयूएफ के मेंबर्स हैं वो सब क्या रहते हैं बेटा? जितने एचयूएफ के मेंबर्स हैं वो सब आपके क्या रहते हैं बेटा? कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम आपको पता है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, winnings from game shows, winnings from crossword puzzles, all of these are what? All of these are casual income, right? कैजुअल इनकम फ्लैट 30% से टैक्सेबल होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। कैजुअल इनकम में से आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, मतलब किसी भी खर्चे का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। इवन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता। कैजुअल इनकम से कोई भी लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते, और कैजुअल इनकम में अगर लॉस हो गया है तो उसका लॉस आपको अलाउ नहीं होता, राइट? आपने 10 लाख रुपए की बेटिंग करी, 10 लाख के 10 लाख हार गए, तो ये नुकसान जो हुआ तुम्हारा, इसका सरकार आपको कोई भी अलाउंस या सेट ऑफ नहीं देने वाली है। आपने 10 लाख रुपए लगाए और 15 लाख बना लिए, 10 लाख रुपए लगाए और 15 लाख बना लिए, यानी कि आपने 5 लाख रुपए जीते, तो सरकार आपसे 5 लाख पे टैक्स नहीं लेगी, सरकार आपसे 15 लाख पे टैक्स लेगी। जो आपका विनिंग का अमाउंट है उस पे आपसे सरकार क्या करेगी? टैक्स लेगी। क्लियर? आपने 10,000 रुपए की लॉटरी खरीदी और आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी, तो 10,000 का कोई खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। 1 लाख रुपए पे 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। प्लस अगर कहीं आपका विनिंग का अमाउंट 50 लाख एक्सीड कर गया तो आपको 30% का टैक्स तो देना ही है, प्लस आपको सरचार्ज भी देना है, प्लस आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी सरकार को पे करना है, राइट? तो टैक्सेबल किस रेट पे होती है? 30% से। अगर 50 लाख से ज्यादा कमा लिया तो आपका सरचार्ज भी लगेगा, प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। नो डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड शैल बी अलाउड। कोई भी खर्चा आपने किया है वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। कौन बनेगा करोड़पति में? आप गए, जाने के लिए आपका फ्लाइट का खर्चा आ गया 5,000 रुपए, आने में फ्लाइट का खर्चा आ गया 5,000 रुपए, होटल पे ठहराया गया आपको और उसका पैसा भी आपसे ही लिया गया, उसका खर्चा आ गया 10,000 रुपए। मतलब आपने आना जाना रहना 20,000 रुपए खर्च कर दिया और आप 40,000 रुपए पे आउट हो गए। ठीक है, आप 40,000 रुपए पे आउट हो गए, मतलब आपकी 40,000 रुपए की विनिंग है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखो तो आपने 40,000 कमाने के लिए 20,000 रुपए खर्च किए, लेकिन सरकार 20,000 का खर्चा अलाउ नहीं करेगी। 40,000 जो तुमने कमाया है उस पे फ्लैट 30% का टैक्स लग जाएगा। नहीं भाई, नहीं नहीं शिवानी, शिवानी कह रही है सर अगर लॉस हुआ तो क्या करेंगे? अब समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। अभी मैं गोवा गया था, लेट सपोज मैं कसिनो भी गया, कसिनो गया, मैं फर्स्ट डे जब कसिनो पे गया तो मैं 10,000 रुपए हार गया। सेकंड डे मैं कसिनो पे गया तो मैं 50,000 रुपए जीत गया, तो टैक्स 50,000 पे लगेगा। 10,000 का लॉस 50,000 में से सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा। समझे शिवानी जी? आप एक दिन बैटिंग करते हो और 10,000 रुपए हार जाते हो, अगले दिन बैटिंग करते हो और 50,000 जीत जाते हो, तो आपको 50,000 पे टैक्स देना है।
10,000 का जो लॉस है वो आपको एडजस्ट करने को नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी आपको बोला कैजुअल इनकम के लिए सरकार का रवैया क्या है, योर लॉस इज योर लॉस बट योर इनकम इज माई इनकम। बात समझे? सेम खेल क्रिप्टो में। क्रिप्टो में अगर पैसा बनेगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्रिप्टो में अगर पैसा नहीं बनेगा तो वो तुम्हारा नुकसान है सर। ठीक है, आगे क्या बोलता है, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से शैल बी अलाउड एंड ऑल्सो नो लॉस इज अलाउड टू बी एडजस्टेड विद दिस इनकम। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर तुमने कैजुअल इनकम कमाई है तो 30% का टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। अगर तुमने कैजुअल इनकम कमाई है तो 30% का टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को भी आप इससे एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर टैक्स निकल आया है तो रिबेट अलाउ होगी कि नहीं होगी? रिबेट अंडर सेक्शन 87A इसमें से अलाउ होती है कि नहीं होती? रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड होती है। यहां पे सरकार ने रियायत दी है, 87A की रिबेट आपको दे दी जाएगी। हमेशा याद रखना कि कैजुअल इनकम पे 30% से टीडीएस कटता है, इंटरेस्ट इनकम पे 10% से टीडीएस कटता है। तो अगर आपको टीडीएस काट के पेमेंट करा गया है, डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, आपका रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, अगर टीडीएस काट के पेमेंट किया गया है तो हमेशा आपको उसे ग्रॉस करना है। जो टीडीएस कटा है वो आपकी इनकम है, जो टीडीएस कटा है वो आपकी इनकम है, और जितना टीडीएस कटा है ये फाइनली आपकी टैक्स लायबिलिटी में से क्या कर दिया जाएगा, सेट ऑफ कर दिया जाएगा। मतलब इनकम निकालने के लिए आपको अपनी इनकम को ग्रॉस अप करना पड़ेगा। अब कैसे पता लगता है कि टीडीएस कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है? देखो, अगर क्वेश्चन में तुमको बोल रहा है, अगर क्वेश्चन में तुमको बोल रहा है लॉटरी अमाउंट रिसीव्ड, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है लॉटरी अमाउंट रिसीव्ड, ₹21,000, आपको लॉटरी का अमाउंट रिसीव हुआ है ₹21,000, तो ये इनकम नहीं है। अगर अमाउंट रिसीव की बात हो रही है, अगर अमाउंट रिसीव की बात हो रही है तो बट ऑब्वियस है कि ये आफ्टर क्या होगी, ये आफ्टर क्या होगी, टीडीएस होगी, राइट। तो अब इसे ग्रॉसअप करना पड़ेगा। ग्रॉसअप कैसे करोगे? ग्रॉसअप कैसे करोगे सर? ये जो 21,000 है ये 70% को डिनोट कर रहा है, क्योंकि 30% तो टीडीएस कट गया होगा, 30% तो टीडीएस कट गया होगा, ठीक है, 30% तो आपका टीडीएस कट गया होगा। दैट मीन्स कि आपकी जो इनकम है वो कितने रुपए की है, 30,000 रुपए की। तो आप अदर सोर्सेस में जो इनकम डिस्क्लोज करोगे वो 30,000 रुपीज की डिस्क्लोज करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉटरी इनकम 21,000 रुपए, तो ये क्या है? अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लॉटरी इनकम, तो ये क्या है? ग्रॉस अमाउंट है कि नेट अमाउंट है? ये ग्रॉस अमाउंट है कि नेट अमाउंट है? सर अगर वर्ड इनकम यूज हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि ये ग्रॉस अमाउंट है। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर लॉटरी इनकम वर्ड यूज हो रहा है मतलब कि ये बिफोर टीडीएस है, ये ग्रॉस अमाउंट है। अगर लॉटरी अमाउंट रिसीव दिया हुआ है तो ये आफ्टर टीडीएस है, इसे ग्रॉस अप करना पड़ता है। अब अगर क्वेश्चन खुद ही तुमको बताए, क्वेश्चन खुद ही तुमको बताए कि लॉटरी नेट टीडीएस है, तो मतलब क्या करना है इसको, क्या करना है इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉटरी ग्रॉस है इस तरीके से, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी ग्रॉस है। तो अगर नेट टीडीएस है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे? जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है उसको आप 70% से डिवाइड कर दोगे। बोलो बेटा जी, क्लियर हो गई बातें? अगला पॉइंट निकल कर आता है इंटरेस्ट ऑन एनहैंस्ड कंपनसेशन। इंटरेस्ट ऑन एनहैंस्ड कंपनसेशन, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कंपल्सरली एक्वायर करी है सरकार ने और आपने कंपनसेशन के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया है कि भाई मेरा कंपनसेशन कम फिक्स किया गया है, और कोर्ट ने आपके फेवर में फैसला सुनाया और आपका कंपनसेशन एनहांस कर दिया, और किन्हीं कारणों से अगर आपको कंपनसेशन लेट मिलता है तो सरकार उस पर आपको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो एनहांस्ड कंपनसेशन जो आपको मिलेगा, एनहांस्ड कंपनसेशन जो आपको मिलेगा वो कहां पर जाएगा,
कैपिटल गेन में। और इस एनहेंस्ड कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कहां पर आएगा? अदर सोर्सेस में। अब ये अदर सोर्सेस में जब आता है तो इस पे आपको फ्लैट 50% का क्या मिलता है? फ्लैट 50% का डिडक्शन मिलता है। दैट मींस कि अगर आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला तो 1 लाख में से 50% हट जाएगा, टैक्सेबल केवल 50,000 होगा। अब एग्जाम में एग्जामिनर खेल सकता है। कैसे खेल सकता है? वो आपको कंफ्यूज करता है। वो आपसे कहता है कि सर 1 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट आया है ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन, ठीक है, 1 लाख रुपए का आया है इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन, ये आपको रिसीव हुआ है 10 जून 21 को, ठीक है। और इस 1 लाख में से 20,000 रुपए इंटरेस्ट बिलोंग करता है 18-19 को, इसमें से 30,000 रुपए इंटरेस्ट बिलोंग करता है 19-20 को, इसमें से 30,000 रुपए इंटरेस्ट बिलोंग करता है 20-21 को, और 20,000 रुपए आपका इंटरेस्ट बिलोंग करता है 21-22 को। तो सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरेस्ट जो 1 लाख रुपए का 10 जून 21 को आया है वो कौन से ईयर को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन एनहेंस कंपनसेशन कब टैक्सेबल होता है? ये टैक्सेबल होता है उस ईयर में जिस ईयर में ये रिसीव होता है। यानी कि 18-19 में इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा लेकिन रिसीव नहीं हुआ होगा, तो अगर रिसीव नहीं हुआ होगा तो 18-19 पे कोई टैक्स गया ही नहीं होगा। सिमिलरली 19-20 में भी कोई टैक्स नहीं गया होगा, 20-21 में भी कोई टैक्स नहीं गया होगा, 21-22 में भी कोई टैक्स नहीं गया होगा। ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपया आपका कब टैक्सेबल होगा? ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपया 21-22 में टैक्सेबल होगा आफ्टर 50% डिडक्शन। आफ्टर 50% डिडक्शन, ठीक है। 50% ऑफ द रिसीट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 57, हेंस ओनली 50% अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। ये जेंस नहीं होगा, हेंस होगा। हेंस ओनली 50% अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। सेक्शन 56 ने आपको इनकम्स बताई, सेक्शन 57 ने आपको खर्चे बताए, सेक्शन 58 आपको बता रहा है कौन से खर्चे आपको अलाउ, सेक्शन 58 आपको बता रहा है कौन से खर्चे आपको अलाउ नहीं होंगे, कौन से एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे। सबसे पहले कोई भी पर्सनल नेचर का खर्चा अगर आपने किया है तो उसे आप क्लेम नहीं कर सकते, बट ऑब्वियस है भाई, इनकम से रिलेटेड जो खर्चा होगा वही अलाउ होगा, जो इनकम से रिलेटेड खर्चा ही नहीं है वो अलाउ ही नहीं होगा। पीजीबीपी तुमने पढ़ा होगा, पीजीबीपी पे तुमने एक सेक्शन पढ़ा होगा 48(2) कहता है कि अगर तुम रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट करोगे तो जितना एक्सेसिव पेमेंट है वो डिसअलाउ हो जाएगा। सेम वही प्रोविजन आपका एप्लीकेबल होता है अदर सोर्सेज के अंदर, कि अगर अदर सोर्सेज कोई इनकम को अर्न करने के लिए तुमने कोई खर्चा किया है, अदर सोर्सेज की इनकम को अर्न करने के लिए तुमने कोई खर्चा किया है और उस खर्चे की पेमेंट तुमने रिलेटिव को करी है और वो पेमेंट एक्सेसिव है, तो जितना पेमेंट एक्सेसिव है वो डिसअलाउ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरा पैसा कहां कहां इन्वेस्ट है, बहुत ही पैसा है मेरे पास, राइट, मेरे पास अलग अलग जगह से इंटरेस्ट आ रहा है। तो अब इसको अकाउंट फॉर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने ब्रदर को अपॉइंट किया कि भाई तू इसको संभाल, ठीक है, तू इसको देख कहां कहां से पैसा आ रहा है, आई विल पे यू अ सैलरी। अब मैं उसको सैलरी दे रहा हूं 50,000 रुपए पर मंथ, लेकिन यही काम करने के लिए मार्केट का जो रेट है सैलरी का वो है 30,000 रुपीज। तो सरकार क्या कह रही है कि अगर तुम मार्केट से कोई बंदा अपॉइंट करते यही काम करने के लिए, सेम स्किल का वाला बंदा, वो 30,000 लेता, तुम अपने भाई को 50,000 रुपए दे रहे हो, 20,000 आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, वो 20,000 आपके क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। अगर आप किसी को एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा नॉन स्पेसिफाइड मोड से पेमेंट करते हो, मतलब अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, इन 3 मोड के अलावा अगर किसी और मोड से आप पेमेंट करते हो 10,000 रुपए से ज्यादा की, तो वो पेमेंट आपकी क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो इसके अंदर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, यूपीआई, आधार पे, ये सब क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। अगर किसी पेमेंट पे टीडीएस कटना है, अगर किसी पेमेंट पे टीडीएस कटना है और तुमने टीडीएस नहीं काटा, किसी पेमेंट पे टीडीएस कटना है और तुमने टीडीएस नहीं काटा, तो वो पेमेंट तुमको क्या कर दी जाएगी, डिसअलाउ कर दी जाएगी। या फिर तुमने टीडीएस काटा लेकिन टाइम से टीडीएस को जमा नहीं किया,
तो उस केस में भी तुमको पेमेंट क्या कर दी जाएगी, डिसअलाउ कर दी जाएगी। पेमेंट अगर तुम इंडिया के बाहर कर रहे हो या फिर किसी नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो तो 100% की पेमेंट डिसअलाउ होती है। इंडिया में किसी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो 30% की पेमेंट जो है वो आपकी डिसअलाउ होती है। ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो पीजीबीपी में गिवन है, ठीक है, जो पीजीबीपी में गिवन है। सर एक्सेसिव पेमेंट इज आल्सो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द, यस 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 यस, मेरे भाई को 50,000 रुपए की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन मुझे खर्चा केवल 30,000 अलाउ होगा। अगर मैं एक्सेसिव पेमेंट कर रहा हूं तो रिसिपिएंट के हाथ में तो पूरा पेमेंट टैक्सेबल होगा, लेकिन मुझे एक्सेसिव खर्चा अलाउ नहीं होगा। मतलब मुझे खर्चा 30,000 का अलाउ होगा और भाई के हाथ में इनकम 50,000 रुपए की टैक्सेबल होगी। यहां तक ओके रिपोर्ट, यहां तक सबको ओके रिपोर्ट। एक लास्ट टॉपिक रह गया, डिविडेंड। बढ़ जाऊं आगे डिविडेंड पे जल्दी से। चलिए, डिविडेंड क्या है सर, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड आपका तो बेटा रिलेटिव के ऊपर लगता है ना, ये पॉइंट रिलेटिव के ऊपर लगता है ना। भाई ना हो कि अगर मित्र होता तो सर पूरा 50,000 अलाउ हो जाता। ये रिलेटिव के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। एक्सेसिव पेमेंट वाला पॉइंट हमेशा रिलेटिव के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नॉन रिलेटिव को अगर आप एक्सेसिव पेमेंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अलाउ हो जाएगा। डिविडेंड, अगर डिविडेंड तुमको डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव होता है फुल्ली टैक्सेबल, डिविडेंड तुमको फॉरेन कंपनी से रिसीव होता है फुल्ली टैक्सेबल। डिविडेंड के अंदर सिर्फ वही डिविडेंड नहीं आता जो प्रॉफिट तुमको डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं, साथ के साथ इसके अंदर डीम्ड डिविडेंड भी आता है। डीम्ड डिविडेंड को कहां पर एक्सप्लेन किया गया है? सेक्शन 222A से लेकर 222E तक एक्सप्लेन किया गया है। मतलब 5 ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको सरकार क्या मान लेती है? डीम्ड डिविडेंड मान लेती है। 5 ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनको सरकार क्या मान लेती है? डीम्ड डिविडेंड मान लेती है। डिविडेंड का मतलब जनरली क्या होता है सर? वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया उसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। लेकिन सरकार ने 5 ऐसे ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं कि अगर ये ट्रांजैक्शंस कंपनी कर रही है तो हम इन ट्रांजैक्शन को भी डीम्ड डिविडेंड के तौर पर लेके चलेंगे। अब अगर तुमने डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए कोई खर्चा किया है, तुमने डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए कोई खर्चा किया है तो तुमको वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए तुमने अगर कोई खर्चा किया है तो वो खर्चा तुमको अलाउ नहीं होगा, एक्सेप्ट एक खर्चा अलाउ होगा, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन का। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर्स में, रिलायंस कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया लोन से उठा के, रिलायंस कंपनी से मुझे डिविडेंड मिला। इस डिविडेंड में से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर सकता हूं, लेकिन इसके ऊपर भी सरकार ने लिमिट लगाई कि मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम आपको अलाउ करेंगे वो 20% ऑफ डिविडेंड इनकम होगा। 20% ऑफ डिविडेंड इनकम से ज्यादा आपको इंटरेस्ट का खर्चा अलाउ नहीं हो सकता। लेट्स से आपको डिविडेंड इनकम हुई, लेट्स से आपको डिविडेंड इनकम हुई 1 लाख रुपए की, आपने एक्सपेंसेस इनकर करे, आपने कलेक्शन चार्ज पे किया, ₹1,000, आपने अकाउंटेंट रखा हुआ था उसको सैलरी दी, लेट सपोज 10,000 रुपीज की, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, लेट सपोज 22,000 रुपीज। तो पहली चीज कि ये 2 खर्चे तो आपको अलाउ ही नहीं होंगे, ये 2 खर्चे आपको अलाउड ही नहीं होंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा, लेकिन कितना? इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा लेकिन कितना? डिविडेंड इनकम का 20%, डिविडेंड इनकम का 20% है 20,000। तो आपको खर्चा 22 नहीं मिलेगा, आपको खर्चा कितना अलाउ किया जाएगा? 20,000 का अलाउ किया जाएगा। आपको खर्चा 20,000 का अलाउ किया जाएगा, यानी कि आपकी जो टोटल डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगी, आपकी जो डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगी वो कितनी होगी? 1 लाख रुपए की इनकम कमाई है, इसमें से 20,000 रुपए आपको अलाउ कर दिए जाएंगे, 80,000 रुपीज आपकी टैक्सेबल डिविडेंड इनकम निकल कर आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 22,000 रुपए ना होके 18,000 होता, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 22,000 रुपए ना होके 18,000 होता, तो उस केस में क्या होता? मैक्सिमम 20,000 अलाउ होगा, मैक्सिमम 20 अलाउ होगा। आपका खर्चा 20 से कम है,
आपका खर्चा 20 से कम है तो सरकार आपको ये वाला खर्चा अलाउ करेगी, यानी कि आपकी जो डिविडेंड इनकम निकलेगी वो निकलेगी 1 लाख माइनस 18,000, दैट इज 82,000, दैट इज 82,000, एवरीवन देयर। हाँ जी, बढ़ जाओ आगे। अगला पॉइंट क्या निकल कर आता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग द डिविडेंड इनकम शैल नॉट बी अलाउड। तुमने जो भी एक्सपेंसेस इनकर करे हैं डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए वो तुमको अलाउ नहीं होंगे, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी मैक्सिमम कितना अलाउ होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। ठीक है। सेक्शन 222A डीम डिविडेंड का पहला सेक्शन, डीम डिविडेंड का पहला सेक्शन कहता है कि अगर कंपनी ने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, चाहे तो कैश में चाहे तो काइंड में, कंपनी ने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है चाहे तो कैश में चाहे तो काइंड में अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट कंपनीज हैविंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वो प्रॉफिट जिनको कंपनी ने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया है बाय इशूइंग द बोनस शेयर, वो प्रॉफिट जिसको कंपनी ने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया है बाय इशूइंग द बोनस शेयर, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो जितने कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब वो पैसा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में पड़ा है वो तो लिया ही जाएगा, साथ के साथ शेयर कैपिटल में से बोनस शेयर वाली फिगर को भी ऐड कर लिया जाएगा, शेयर कैपिटल में से बोनस शेयर वाली फिगर को भी ऐड कर लिया जाएगा। तो जितना डिस्ट्रीब्यूशन अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, दैट विल बी द डीम्ड डिविडेंड। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस ने दिवाली के टाइम पे अपने शेयर होल्डर्स को सिल्वर कॉइन दिए, अपने शेयर होल्डर्स को सिल्वर कॉइन दिए, और इन सिल्वर कॉइन्स की वैल्यू थी लेट सपोज 10 करोड़, इन सिल्वर कॉइन की वैल्यू थी लेट सपोज 10 करोड़। अब कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। ए पॉइंट, कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं लेट सपोज 15 करोड़ रुपए, तो इस केस में डीम डिविडेंड कितने का बनेगा, इस केस में डीम डिविडेंड बन जाएगा पूरा का पूरा 10 करोड़। कंपनी के पास 15 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, कंपनी ने 10 करोड़ के सिल्वर कॉइन अपने शेयर होल्डर्स को दिए, तो यह माना जाएगा कि कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया। कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए के ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, तो इस केस में यह माना जाएगा कि 10 करोड़ रुपए का डीम डिविडेंड है। अगर कंपनी ने 10 करोड़ के सिल्वर कॉइन्स दिए लेकिन कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 9 करोड़ का है, तो डिस्ट्रीब्यूशन 10 करोड़ का है, लेकिन डीम डिविडेंड कितने का माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा उतना ही जितने कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डीम डिविडेंड क्या बनेगा, डीम्ड डिविडेंड क्या बनेगा, लोअर ऑफ फॉलोइंग। ए पॉइंट, जितना आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो अमाउंट। बी पॉइंट, जितने आपके पास कैपिटलाइज प्रॉफिट्स हैं दोनों में जो भी लोअर है, दोनों में जो भी लोअर है, जितना आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है या फिर जितने आपके पास कैपिटलाइज प्रॉफिट है दोनों में जो लोअर है, दैट विल बी द डीम्ड डिविडेंड। सेक्शन 222B क्या बोलता है, अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है डिबेंचर या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट अपने शेयर होल्डर को, कौन से शेयर होल्डर को, कौन से शेयर होल्डर को, इक्विटी को और प्रेफरेंस को, इक्विटी को और प्रेफरेंस को। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट देती है, या फिर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर देती है, तो उसे डीम डिविडेंड माना जाएगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। इसका मतलब ये निकला कि अगर बोनस शेयर इक्विटी को दिए जाते हैं,
अगर बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं तो इसके ऊपर डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन कब अट्रैक्ट होता है? जब बोनस शेयर किसको दिए जाते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर बोनस शेयर प्रेफरेंस को दिए गए हैं तो डीम्ड डिविडेंड बनेगा। बोनस शेयर अगर इक्विटी को दिए गए हैं तो डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा। अगर डिबेंचर्स या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए गए हैं तो डीम्ड डिविडेंड बनेगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। ठीक है। गगन कह रहा है 222 ए की लिमिट नहीं समझी। मेरे दोस्त सिंपल सी बात है, जितने रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या फिर जितने तुम्हारे पास कैपिटलाइज प्रॉफिट है, दोनों में जो भी कम है उसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। पहले केस में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन 10 करोड़ का है, तुम्हारे पास प्रॉफिट्स 15 करोड़ के हैं, 10 और 15 में 10 करोड़ लोअर है, 10 करोड़ डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। 10 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट भी 10 करोड़ रुपए के ही है, 10 करोड़ डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। 10 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 9 करोड़ के प्रॉफिट है, 10 और 9 में 9 छोटा है, 9 करोड़ रुपए का डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। इससे आसान कैसे पढ़ाया जा सकता है दोस्त? 222C 222C कहता है अगर कोई कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करा है कोई भी अमाउंट अपने शेयर होल्डर को इन कनेक्शन विद द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी लिक्विडेट हो रही है बेटा, और लिक्विडेशन के वक्त कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो इस केस में इट विल बी कंसीडर्ड टू बी द डिविडेंड बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एनी एक्सेस ओवर इट shall be considered to be full value of consideration as per section 46 and the capital gain shall be computed accordingly and the capital gain shall be computed accordingly। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, लेट्स से XYZ लिमिटेड लिक्विडेट हो रही है, XYZ लिमिटेड लिक्विडेट हो रही है। मिस्टर ए है वो 10% इक्विटी होल्ड करते हैं XYZ में, इन्होंने ये इक्विटी परचेज करा था लेट सपोज 10 अप्रैल 21 को और कंपनी लिक्विडेट हो गई है 10 दिसंबर 21 को। कंपनी लिक्विडेट हो गई है 10 दिसंबर 21 को। XYZ के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हुए हैं लेट सपोज 10 लाख रुपए, और हमने ये 10% इक्विटी परचेज करी थी 50,000 रुपए में। हमने ये परचेज करी थी 50,000 रुपए में। कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हुए हैं 10 लाख रुपए के। ऑन लिक्विडेशन मिस्टर ए रिसीव्ड रुपीस 1,50,000 नहीं, रिसीव्स 1,70,000 फ्रॉम कंपनी। इनको 1,70,000 रुपए मिलते हैं कंपनी से। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुननी है आप लोगों को, मेरी बात ध्यान से सुननी है आपको। कंपनी के पास जो रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हैं 10 लाख रुपए के, ये क्या एक शेयर होल्डर के हैं कि सब शेयर होल्डर के? ये रिजर्व्स एंड सरप्लस जो पड़े हैं 10 लाख रुपए के, ये एक शेयर होल्डर के हैं कि सब शेयर होल्डर के? सब शेयर होल्डर के हैं। मिस्टर ए इस कंपनी में कितने मालिक हैं? मिस्टर ए इस कंपनी में कितने मालिक हैं? 10%। तो मिस्टर ए का शेयर कितना है इन रिजर्व एंड सरप्लस? मिस्टर ए का शेयर कितना है इन रिजर्व्स एंड सरप्लस? सर 10 लाख में 10%, 1 लाख। 10 लाख में 10%, 1 लाख। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑन लिक्विडेशन मिस्टर ए को कितने रुपीस रिसीव हुए? ऑन लिक्विडेशन मिस्टर ए को कितने रुपए रिसीव हुए? 1,70,000। सरकार कहती है ये जो 1,70,000 रुपए तुमको रिसीव हुए हैं, इसमें से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कहां से आ रहा है? 1 लाख रुपए कहां से आ रहा है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। 1 लाख रुपए कहां से आ रहा है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये 1 लाख रुपए क्या है बेटा? ये 1 लाख रुपए क्या है? डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 222C में। ठीक है। और बचा हुआ 70,000 तुम्हारे लिए क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर
शेयर्स इन XYZ लिमिटेड, और इस पे क्या निकलेगा? कैपिटल गेन। कैसे निकलेगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 70,000 रुपए की है। तुमने शेयर्स कितने रुपए में खरीदे थे? तुमने शेयर्स कितने रुपए में खरीदे थे? 50,000 रुपए में। 20,000 रुपए का तुम्हारे पास क्या निकल कर आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 20,000 रुपए का तुम्हारे लिए क्या निकल कर आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये 20,000 रुपए का गेन कैसे निकल कर आ रहा है, ये समझा? ये 20,000 रुपए का गेन कैसे निकल कर आ रहा है, ये समझा? शॉर्ट टर्म क्यों निकल रहा है? शॉर्ट टर्म क्यों निकल रहा है? क्योंकि सर हमने 10 अप्रैल 21 को शेयर खरीदे थे और हमारी फूटी किस्मत 10 दिसंबर 21 को कंपनी क्या हो गई? 10 दिसंबर 21 को कंपनी क्या हो गई? लिक्विडेट हो गई। और जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो आपका राइट इन शेयर क्या होता है? एक्सटिंग्विश हो जाता है, और एक्सटिंग्विशमेंट जब होता है तो उसको ट्रांसफर मान लेते हैं। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। 222D क्या कहता है? 222D कहता है कि अगर कंपनी अपनी कैपिटल का रिडक्शन कर रही है और रिडक्शन के चक्कर में वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है अपने शेयर होल्डर को, तो सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और जहां पर भी ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसका मतलब इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट है। यहां पर भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट है। ठीक है। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? कंपनी अपना 10 रुपए का शेयर रिड्यूस कर रही है ₹6 पे। कंपनी अपना 10 रुपए का शेयर रिड्यूस कर रही है ₹6 पे, और 4 रुपीज पर शेयर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है किसको? 4 रुपीज पर शेयर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है किसको? शेयर होल्डर को। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये क्या बन सकता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये क्या बन सकता है? डीम्ड डिविडेंड। किस एक्सटेंट तक? उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। फंडा यही वाला लगाना है आपको, फंडा यही वाला लगाना है। जितना आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है या फिर जितने आपके पास कैपिटलाइज प्रॉफिट्स हैं, विच एवर इज लोअर। फाइनल पॉइंट निकल कर आता है 222E। फाइनल पॉइंट निकल कर आता है 222E। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है सर? जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं होती है। जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं होती है उसको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी हो सकती है या फिर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी हो सकती है या फिर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है। अगर ये कंपनी लोन देती है ऐसे शेयर होल्डर को जो कंपनी में 10% की इक्विटी रखता है, जो कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की इक्विटी रखता है, ऐसे व्यक्ति को अगर सरकार लोन देती है, सरकार बोलो कंपनी लोन देती है, तो वो लोन को क्या माना जाएगा? वो लोन को डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक XYZ है, XYZ कंपनी लोन दे रही है अपने शेयर होल्डर ए को। ठीक है, ये लोन दे रही है अपने शेयर होल्डर ए को, और शेयर होल्डर ए क्या है? 12% ओनर है, 12% ओनर है XYZ कंपनी का। ठीक है। अब ये लोन डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा टू द एक्सटेंट कितना? जितने कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एक चीज नोटिस करना, 222 के अंदर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उनके अंदर हम एक्सक्लूड करते हैं, उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा? एक्सक्लूड करके चलते हैं कैपिटलाइज प्रॉफिट। अगर कंपनी अपने ऐसे शेयर होल्डर को लोन दे रही है जो कंपनी में 10% या उससे ज्यादा का मालिक है, जिसको हम बेनिफिशियल शेयर होल्डर बोलते हैं। अगर आप किसी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा के मालिक हो तो आपको बेनिफिशियल शेयर होल्डर बोला जाता है। तो अगर आपके पास कंपनी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट है और आपको लोन मिल रहा है, तो सच अमाउंट ऑफ लोन शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट कंपनी इज हैविंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। 222A से लेकर 222D तक आपके कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड करे जाते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में।
और 222E में केवल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिए जाते हैं, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर कंपनी ऐसे कंसर्न को लोन दे रही है, अगर कंपनी ऐसे कंसर्न को लोन दे रही है जिसमें हमारा बेनिफिशियल शेयर होल्डर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, हमारा बेनिफिशियल शेयर होल्डर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब आता है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट कब आता है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट आता है जब आपके पास मोर देन और इक्वल्स टू क्या हो, 10% इक्विटी या फिर प्रॉफिट शेयर। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब आता है? जब आपका किसी कंपनी में मोर देन और इक्वल्स टू 20% इक्विटी हो या फिर प्रॉफिट शेयर हो। तो ऐसी कंसर्न को लोन दिया गया जहां पर बेनिफिशियल शेयर होल्डर ऑफ कंपनी होल्ड करता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो ये लोन इसके लिए क्या बन जाएगा? डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। कंसर्न ऐसे व्यक्ति को लोन देती है जो आगे बेनिफिशियल शेयर होल्डर को लोन दे देता है। कंपनी ने लोन दिया किसको? जेड को, और जेड ने आगे लोन दे दिया किसको? मिस्टर ए को। मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए वही जो 10% इक्विटी रखते हैं XYZ में। तो अगर हमने ऐसे पर्सन को लोन दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियल शेयर होल्डर, हमने किसी पर्सन को लोन दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियल शेयर होल्डर, तो इस केस में ये डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। यहां पर अगर आप देखें तो कंपनी ने डायरेक्ट लोन ना देके इनडायरेक्ट लोन दिया है। अगर इनडायरेक्टली लोन दोगे तब भी तब भी डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन लगेगा, और अगर डायरेक्टली दोगे तब तो लगना ही है। डायरेक्टली अगर दोगे तब तो लगना ही है, इनडायरेक्टली दोगे तब भी आपके डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर फॉर द बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर, एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज अ मेंबर और अ पार्टनर। 222E के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर लोन देना हमारा क्या है? अगर लोन देना हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। कंपनी फॉर्म होती है ना, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट ही क्या है? लोन देना। ये कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये कंपनी एक बैंक है, तो सर इसका काम ही है लोन देना। अगर ये लोन दे रही है तो सर उस केस में डीम्ड डिविडेंड के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर कंपनी का काम ही है लोन देना, मनी लेंडिंग इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, देन इन दैट केस सेक्शन 222E शैल नॉट बी एप्लीकेबल। बेटा कंसर्न के हाथ में टैक्सेबल होगा, शेयर होल्डर के हाथ में क्यों टैक्सेबल होगा? सॉरी, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, कंसर्न के हाथ में क्यों टैक्सेबल होगा? ठीक है, शेयर होल्डर तो ये है ना, ये थोड़ा ना शेयर होल्डर है। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग ने सारे प्रोविजंस आईफोस के कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां पर एक पॉइंट और रहता है, फॉलोइंग पेमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। अगर आपने ट्रेड एडवांस दिया है इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ट्रेड एडवांस क्या होता है? आपने गुड्स परचेस करने हैं, गुड्स परचेस करने के लिए आपने किसी को एडवांस दिया है। सर्विसेज आपको लेनी है, सर्विसेज के लिए आपने किसी को एडवांस दिया है, तो वो एडवांस लोन नहीं होता है। उस एडवांस को डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अगर कंपनी शेयर्स का बायबैक कर रही है, बायबैक ऑफ द शेयर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बायबैक ऑफ शेयर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, कंपनी डीमर्ज हो रही है और नई कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो इस केस में इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड। राइट एवरीवन? So here we have completed the complete concept of the other sources.